तरह से नेपाल भारत बॉर्डर पर फिलहाल अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो भी हालात बिगड़ रहे हैं नेपाल में, उसके मद्देनजर क्या अपडेट इससे मुतालिक और मिल पा रही है अभी? बिल्कुल ज़रा, देखिए आपको ताज़ा अपडेट बता दूँ। अब तक जो आरएसपी पार्टी है वहाँ की, तो उसके 21 सांसदों ने इस्तीफ़ा दे दिया है, यानी साफ तौर पे। और उसमें से कई सारे मिनिस्टर्स भी हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हों, चाहे वो लॉ एंड जस्टिस हों। ये कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। दूसरी तरफ शाम 6 बजे के आसपास पीएम ओली कैबिनेट की मीटिंग लेंगे और ये खबर ये आ रही है कि उसके बाद इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं। ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। हालांकि इन खबरों की पुष्टि अभी तक किसी नेपाल के किसी आधिकारिक तौर पर नहीं की गई है, लेकिन खबरें इंटरनल जो निकल कर आ रही हैं, जो हमारे ज़राए के हवाले से खबर आ रही है, वो साफ तौर पे कि पीएम ओली इस्तीफ़ा दे सकते हैं। 6 बजे कैबिनेट मीटिंग होगी, उसके बाद इस्तीफ़ा दे सकते हैं। और जहाँ तक बात है नेपाल छोड़कर पीएम के जाने की, अभी तक इस खबर पर भी किसी तरीके की कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जितने भी अपने हिंदुस्तान से सटे हुए जितने भी बॉर्डर इलाके हैं नेपाल के, उनको पूरी तरीके से सीज़ किया गया है। और साफ तौर पर यह कहा गया है कि किसी भी तरीके से एंट्री या एग्जिट पर कोई भी बवाल या किसी तरीके की कोई चीज़ ना होने पाए। तो ये साफ तौर पर वाज़ेह है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर जिस तरीके से लगातार जो चीज़ें निकल कर सामने पिछले 2 दिन से लगातार तशद्दुद जो देखने को मिल रहा है नेपाल के अंदर, उससे कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिन में भी नेपाल में शांति बहाल करने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन सरकार को पूरी तरीके से, नेपाल की सरकार को भंग करने के लिए भी कहा गया है और कई सारे आवाज़ें जो हैं वो बुलंद हो रही हैं फिलहाल। तो इन सब में कह सकते हैं कि आने वाले दिन में नेपाल में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, उससे वो आने वाले जो दिन है वो काफ़ी सख्त नज़र आ सकते हैं। जी जी बिल्कुल, हालात बिगड़ सकते हैं नेपाल में, जो इस वक्त अभी सिचुएशन वहाँ देखने को मिल रही है। बने रहिए, ब्रिगेडियर शारदेंदु जी भी जुड़े हुए हैं। शारदेंदु जी, आपसे जानना चाहेंगे कि नेपाल में जो तशद्दुद अभी चल रहा है और पीएम ओली भी इस्तीफा दे सकते हैं शाम को, आप किस तरह से इसे देख रहे हैं? क्या आपको मुस्तकबिल नजर आ रहा है नेपाल का फिलहाल अभी इसे देखते हुए? देखिए, नेपाल में पूरी तरीके से कोशिश की जा रही कि किसी तरीके से सत्ता परिवर्तन हो। जिस तरीके से हुजूम सड़कों पर आया, जिस तरीके से जेन जी यानी कि यूथ वहाँ के लोग आज की डेट में प्रोटेस्ट में आए थे, और जिस तरीके से इन्होंने इस पूरे सिलसिलेवार तरीके से इसको हैंडल किया है, मेरा मानना कहीं ना कहीं इन्होंने जाति की है। ये इतना बड़ा मुद्दा शायद बनता नहीं अगर उन्होंने 23 जो सोशल मीडिया पे जो बैन लगाए, एक तरीके का वन साइडेड डिसीजन लेके आप इम्पोज करते हैं। और उसकी शुरुआत देखिए उनके कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने किया, लेकिन रिजाइन किया होम मिनिस्टर ने, और ये धीरे धीरे देखिए आग कितनी बढ़ गई। देखिए, नेपाल की अगर आप आर्थिक स्थिति देखेंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखेंगे, तमाम तरीके के वहां पे जो क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन है, तमाम लोग बाहर जाते हैं नौकरी खोजने के लिए, डेवलपमेंट है नहीं, तो पूरा पूरा फर्टाइल ग्राउंड था इस तरीके के एजिटेशन होने का। ये तो समय की पुकार दरकार को उन्होंने समझा नहीं और इस तरीके का डिसीजन ले लिया। केपी ओली की सरकार इसमें पूरी तरीके से जिम्मेदार है, ऐसा मेरा मानना है। आप किसी के कहने पे इस तरीके का डिसीजन ना ले जो आपके देश हित में ना हो। और उन सारे यूथ जो आज की डेट में देख रहा है, इंटरनेट चला के पूरे विश्व की गतिविधियों पे वो नजर लगाए रखता है, फिर वो कंपैरिजन करता है कि आपके देश में क्या हो रहा है, आपके देश में करप्शन है, आपके देश में एक तरीके से हैव नॉट की स्टेट में आ रखा है। कुछ ऐसा तबका है जो बड़ा रूलिंग क्लास में जो मिनिस्टर्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनको अलग तरीके से, और बाकी आम आवाम के लिए ना तो नौकरी है, ना तो किसी भी तरीके की आर्थिक सुविधाएं, ना ही बेसिक एम्यूनिटीज है। तो ये बड़ा फर्टाइल ग्राउंड था, एक उनको महाना चाहिए था इस तरीके के एजुटेशन से, और साथ में एक सरकार के प्रति उनका अविश्वास। लेकिन जब से वहां पे मोनार्की, वहां पे जो रॉयल मैसेकर हुआ था 2001 में, उसके बाद से नेपाल उस स्थिति से उभर नहीं पाया। वहां पे अनस्टेबिलिटी बनी हुई है। पॉलिटिकल पार्टी आती है, कितने बार प्राइम मिनिस्टर बदल जाते हैं, सबकी अपनी अलग पॉलिसी है। कभी वो चाइना की तरफ भागता है, कभी हिंदुस्तान की मदद के लिए देखता है, लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर है वहां का, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, वो स्टेबल नहीं है। केपी ओली देखिए सत्ता में आते ही चाइना की तरफ भागे और चाइना उसको अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश, और तमाम तरीके के आपने सोशल मीडिया पे बैन लगाए, लेकिन चाइनीज मीडिया पे आपने बैन नहीं लगाया। और आज की डेट में आज यूथ को चाहिए क्या? वो तमाम विश्व से जुड़ा रहना चाहता है। आपने उनको एक मौका दिया और साथ में तमाम तरीके के फेल्योर्स आपके सामने है, लिहाजा इस तरीके का मास प्रोटेस्ट देखिए सड़कों पे आया, और फिर आपने उसको हैंडल बहुत गलत तरीके से किया। आपने दमनकारी चक्र अपनाया, आपने गोली चलाई, आपने कैनन चलाए, आपने रबर वाले बुलेट चलाए, और 19 लोगों को विद इन 24 से 48 घंटे के अंदर मार दिया और 400 लोग को इंजर्ड कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपने इसको मिस हैंडल किया है, इसका खामियाजा ना आपको देना पड़ेगा। केपी ओली की सरकार देखिए, उनके मिनिस्टर रिजाइन कर रहे हैं, आज की डेट में ऐसा नहीं लग रहा है कि वो आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन यहां से नेपाल जाएगा
किस तरफ, ये देखने वाली बात है। और मेरा मानना है कि हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारे सारे के सारे नेबर देखिए इसी तरीके के टर्मोइल और इस तरीके की स्थिति से गुजर रहे हैं, जो कि एक तरीके का एंटी इंडिया सेंटिमेंट को जनरेट करता है। पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, मालदीव हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, देखिए पूरी घेराबंदी हो गई है। और इसकी शुरुआत मेरा मानना है कि हिंदुस्तान ने जब से सार्क का समिट पे बैक सीट लिया, तब से ये चीजें और बढ़ गई हैं। हिंदुस्तान को वेस्ट की तरफ ना देख के पहले अपने रीजनल स्टेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए था। तमाम देशों को जो कि तमाम तरीके के लुभावने ऑफर चाइना देता है, वो हिंदुस्तान कर सकता था। हिंदुस्तान ने सबको पकड़ के रखा था एक सार्क के मूवमेंट द्वारा। ट्रेड था, कॉमर्स था, पीपल टू पीपल कांटेक्ट था, तमाम तरीके की चीजें हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं पीछे बैकयार्ड में चली गई। और हिंदुस्तान बदलाव तो यहाँ पर नजर आया है, और शायद यही वजह है कि जो भी हमारे पड़ोसी मुल्क में हलचल उनमें लगातार जारी है, और नेपाल में भी हालात अब बिगड़ते हुए जाहिर तौर पर नजर आ रहे हैं। मौसमी सचदेवा जी, आप किसे जिम्मेदार मानती हैं ये जो नेपाल में तशद्दुद भड़का और हालात लगातार बिगड़ ही रहे हैं संभलने की जगह, और माना जा रहा है कि पीएम ओली क्या ऐसे में दूसरे मुल्क जा सकते हैं, ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं, हालांकि अभी इसका कंफर्मेशन नहीं है। आप किस तरह से देख रही हैं इन सब चीजों को? देखिए, ये कई इफ यू एनालाइज ना, कई तरीके से आप इस चीज को देख सकते हो। नंबर वन, आप देखिए ये क्यों, व्हाई द गवर्नमेंट हैड टू बैन, क्यों किया? क्योंकि वहां के जो जेनजी है, वहां के जो यूथ है, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कि वहां के मिनिस्टर्स के बच्चे जो है, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे जो हैं, उनको बाहर भेजा जाता है पढ़ने के लिए, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, लेकिन जो वहां पे लोकलाइट्स है, दे डू नॉट गेट एनी स्कोप, अपॉर्चुनिटीज कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो और आजकल हमें पता है कि सोशल मीडिया इज दी ओनली प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपना फ्रस्ट्रेशंस भी निकाल सकते हो, और आजकल के जनरेशन तो दे आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन सोशल मीडिया। तो ये जो फैल गया है, तो कहीं ना कहीं जो करप्शन है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही स्पैर अप हुआ है और फ्लेयर अप हो गया है। तो उन्होंने इसको बंद किया, और इतने सारे एप्स जहां के आज के जनरेशन सारे आज हर कोई आप सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट है, सडनली आपने सारे एप्स बैन कर दिया। सो डेफिनेटली आप देखिए जेनजी किस तरीके के माइंडसेट है, द काइंड ऑफ अनरेस्ट, पूरा सड़क पे इतने सारे बच्चे, एंड दैट आल्सो उन लोगों ने मतलब दे वर रेडी टू लूज देयर लाइव्स। अब देखिए, ये भी देखना पड़ेगा कि आजकल का जनरेशन सोशल मीडिया में कितना डिपेंडेंट है कि वो रास्ते में आके अनरेस्ट या प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ जा सकते हैं। और सरकार का भी ये एक बहुत ही, मैं बोलूंगी, बिना सोच समझ के एक एक्शन ले लेना। देयर इज अ वे, किस तरीके से हमने इंडिया में भी हमने अभी ऑनलाइन जो मनी इन्वॉल्व ऑनलाइन गेमिंग बंद किया है, हमने ये, बट देयर इज अ प्रोसीजर। आप सडनली ऐसे नहीं कर सकते कि आपने 20 से 23 एप्स बंद कर दिया, जहां पे आजकल हर बच्चा, हर नॉट ओनली बच्चा, एवरी एडल्ट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन सोशल मीडिया एप्स। थर्डली हमें ये भी देखना पड़ेगा, ये अगर सिचुएशन देखे, अनरेस्ट श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, ये भी एक सवाल है, क्या फॉरेन इन्फ्लुएंस है, क्या अमेरिका यहाँ पे इन्वॉल्व है? बिल्कुल, और बहुत अहम बात आपने कही कि क्या फॉरेन इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, क्या वजह है जो ऐसी चीजें बार बार यहाँ पर सामने आ रही हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है, नेपाल के पीएम ने ये बड़ा बयान दिया है कि आंदोलन में दरअंदाज घुसे हैं, दरअंदाजों ने इस फसाद को करवाया है, ये पीएम ओली का कहना है। तो यहाँ पर सारा ठीकरा वो दरअंदाज पर फोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि बाहर से दरअंदाज आए हैं नेपाल में, और उन्होंने इस